आज देश के सभी माता पिता के लिए सत्ता में एक खतरे की घंटी है, जिसे सुनिएगा जरूर। ये घंटी अहमदाबाद के एक स्कूल में मर्डर के बाद बजी है, जहां एक छात्र स्कूल बैग में चाकू लेकर गया और दूसरे छात्र की उसने हत्या कर दी। इस खबर में मोटी फीस वसूलने वाले स्कूलों की नीति और नियत पर भी सवाल है। फिर एक राजनीतिक कुंजी उस बिल पर जिससे संसद का तापमान आज ज्यादा दर्ज किया गया। गृह मंत्री ने लोकसभा में वो बिल पेश किया जिसके अनुसार पीएम, सीएम या किसी मंत्री के 30 दिन हिरासत या जेल में रहने पर सत्ता चली जाएगी। ये बिल तो जेपीसी को भेज दिया गया, लेकिन विपक्ष को ऐतराज क्या है वो समझेंगे। एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। हमलावर की पहचान राजेश खिमजी के रूप में हुई है। हालांकि हमले का मकसद क्या था, इस पर बड़ा सस्पेंस है। आज एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने। सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। वोटिंग 9 सितंबर को है। एक बड़ा अपडेट ये कि आने वाले दिनों में मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग ऐप बंद हो सकते हैं। आज सरकार ने इससे जुड़ा बिल लोकसभा में पेश किया, जो पास भी हो गया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम पर रोक लगाने के लिए है। एक चौंकाने वाली खबर मलेशिया से है, जहां तेलंगाना राज्य में अब जुमे की नमाज छोड़ने वालों पर सख्त एक्शन होगा। नए नियमों के तहत अगर कोई पुरुष बिना किसी वैध कारण के जुमे की नमाज से गैर हाजिर रहा तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। और अमेरिका के तेल वाले तनाव पर रूस की ओर से बड़ा बयान आया है। रूस ने कहा है कि उसके कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है और भारत को करीब 5% की छूट भी मिल रही है। भारत के ऊपर अमेरिकी दबाव को भी रूस ने गलत बताया है। सत्ता में लेकिन आज हम सबसे पहले अहमदाबाद से आई एक ऐसी खबर और उन वीडियो की बात करने जा रहे हैं जिसमें देश के सभी माता पिता के लिए चिंताजनक अलार्म है। ये वो वीडियो हैं जो अहमदाबाद के एक स्कूल से आए हैं, जहां आज सुबह करीब 500 लोगों की भीड़ टूट पड़ी। स्कूल के स्टाफ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर स्कूल में रखे सामान को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस खबर की शुरुआत आज कुछ सवालों के साथ करते हैं। क्या आप भी रोज सुबह अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं और फिर चिंता मुक्त हो जाते हैं? क्या आप भी उन माता पिता में शामिल हैं जिन्हें इस बात का भरोसा है कि जिस स्कूल में उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा है वहां पर वो पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्योंकि अहमदाबाद के एक स्कूल में जो हुआ है उसके बारे में जानकर आपको स्कूल जाने के बाद भी शायद अपने बच्चों को लेकर चिंता होगी। और आप सोचेंगे कि देश के जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल बच्चों की पढ़ाई के नाम पर आपसे मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, क्या उनके स्कूल में आपका बच्चा महफूज है? खबर यह है कि अहमदाबाद के एक स्कूल के अंदर 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक दूसरे छात्र ने किया, जो सिर्फ 8वीं क्लास में पढ़ाई करता है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पहले से दोनों छात्रों के बीच लड़ाई चल रही थी। उसी का बदला लेने के लिए 8वीं क्लास का छात्र अपने बैग में चाकू छिपा कर लाया था और स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसने उसी चाकू से 10वीं के छात्र पर हमला कर दिया। घायल स्टूडेंट को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। जिस छात्र की जान गई वो सिंधी समुदाय से था और जिसने चाकू से उसकी जान ली वो मुस्लिम समुदाय का था। इसीलिए घटना के बाद बड़ी संख्या में सिंधी समाज और हिंदू संगठन के लोग स्कूल पहुंच गए। स्कूल के पूरे स्टाफ को दौड़ा दौड़ा कर मारा। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अहमदाबाद के स्कूल के अंदर जो हुआ है वो बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है और इसकी जिम्मेदारी की चेन में कई नाम हैं। पहला नाम अहमदाबाद में उस 7th डे स्कूल का, जहां एक छात्र की हत्या हो गई और स्कूल के स्टाफ को इसकी खबर सब कुछ हो जाने के बाद ही लगी। दूसरे जिम्मेदार वो माता पिता जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनका बच्चा स्कूल बैग में कॉपी, किताब और टिफिन के साथ चाकू लेकर जा रहा है। जिन पेरेंट्स को इसकी खबर थी ही नहीं, उनका बच्चा किस संगति में है और उसके दिमाग में किसी की हत्या करने की योजना चल रही है। इसीलिए यह खबर हर माता पिता के लिए एक सबक है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। वो मोबाइल और लैपटॉप पर क्या देख रहे हैं, किन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, किन की संगति में उठ बैठ रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर इन बातों का ध्यान अहमदाबाद में दोनों छात्रों के माता पिता ने रखा होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती।
इस खबर में अहमदाबाद के 7th डे स्कूल के स्टाफ पर जो आरोप लग रहे हैं वो और भी ज्यादा गंभीर हैं। इन आरोपों में एक सवाल भी है, क्या आपसे फीस के नाम पर मोटी मोटी रकम वसूलने वाले स्कूल वाकई में आपके बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीर हैं? अभिभावकों का यह आरोप है कि स्कूल में बच्चे चाकू जैसे सामान पहले भी लाते रहे हैं। इसके बारे में स्कूल से शिकायत भी की गई, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। आरोप यह है कि स्कूल में सुरक्षा के किसी भी तरह के इंतजाम नहीं थे और पिछले 2 वर्षों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और हद यह है कि स्कूल संचालकों ने पानी का टैंकर मंगवाकर हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश भी की। इसीलिए एक छात्र की हत्या के बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया। करीब 500 की संख्या में लोग इस घटना का विरोध करने स्कूल पहुंच गए और वहां स्कूल का जो भी स्टाफ मिला उसे पीटना शुरू कर दिया। स्कूल में लगे कांच को चकनाचूर कर दिया और क्लासरूम में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने एक्शन लेते हुए हत्या के नाबालिग आरोपी समेत एक और शख्स को गिरफ्तार किया है जो उम्र से बालिग है और आरोप है कि उसी ने हत्या में नाबालिग की मदद की। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। ये स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है। इसमें एक इंसिडेंट बना था जिसके अंदर एक क्लास 10th के 2 स्टूडेंट के आपस में झगड़ा हुआ। उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो पेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। उनके पेरेंट्स में आक्रोश था कि वो जब स्कूल आए उसके बाद 108 में बच्चे को लेके गए, जिससे उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ और स्कूल के प्रति माँ बाप को और पूरे समाज को काफ़ी आक्रोश था। स्कूल में जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उसकी ड्यूटी थी कि अगर ऐसा बनाव बने कि इमीडिएटली 108 को बुलाया जाए, इमीडिएटली हॉस्पिटल रेस्ट किया जाए, और उसको वो नहीं अगर हुआ है तो जो जवाबदार अधिकारी हैं उनके विरुद्ध में पगला लिया जाए। સ્કૂલની અંદર બહુ બધા જણે કમ્પ્લેન કરેલી છે ભાઈ સ્કૂલની ક્લાસની અંદર છે ને બાળકો છરીઓ લઈને આવે છે, પણ એના સામે કોઈ એક્શન લેવામાં આવ્યો નથી, કોઈ બી જાતનો એક્શન નહીં। બીજી પણ બહુ બધી કમ્પ્લેન્સ હતી, પણ કોઈ બી પ્રિન્સિપલ દ્વારા કોઈ બી એક્શન લેવામાં કોઈ આવતો જ નથી સ્કૂલમાં। તમારો બાળક જે 7 ડે સ્કૂલમાં ભણતો હોય તો મહેરબાની કરીને એમને સ્કૂલમાંથી LC અપાવી દો, કાં તો પછી સ્કૂલને બંધ કરાવી દો, તાળા મારી દો ને સળગાવી દો। છોકરાઓને ભણવા મોકલીએ છે કે નથી એમની સેફટી અહીંયા કોઈ। આ શિક્ષક નથી, ભક્ષક છે, અને આ ભક્ષકોને કડીમાં કડી સજા થવી જોઈએ। એ લોકો એમની બેદરકારીના લીધે આપણા છોકરાઓને લોહી લુહાણ હાલતમાં અડધો કલાક મૂકીને જતા રહે છે। वो लड़का चला गया, हमारे बीच नहीं रहा, तो कल अगर सिक्योरिटी थी, फैकल्टी थी, तो वो लोग बीच में पड़े होते तो वो लड़का घायल होता, पर वो अभी मरा नहीं होता। ये जो घटना आजकल की नहीं है, करीबन 2 साल से ऐसे न्यूशंस सामने आते जा रहे हैं बार-बार। क्योंकि 2 बार तो मैंने खुद ने कंप्लेंट करी है। बस में भी आप देखें तो अब उधर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है लड़कों द्वारा, लड़कियों को मिडल फिंगर दिखाई जाती है, लड़कियों की छेड़ती के किस्से आते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसे कि बैग में चाकू निकलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बैग में से मोबाइल फोन्स निकलते हैं। और अभी बीच में तो ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले कि स्कूल के कंप्यूटर रूम में लड़के को पॉर्न साइट देखता हुआ पकड़ा गया। मतलब प्रशासन कर क्या रहा है? सत्ता में आज की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर जो भारतीय राजनीति को 360 डिग्री बदलने की क्षमता रखती है। इस खबर में इतनी आग है कि आज संसद में ज्वलनशील हंगामा खड़ा हो गया। इतना तीखापन था कि पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह पर कागज के पन्ने तक फेंके गए। विपक्षी दलों ने नारेबाजी की, विरोधी सांसद अमित शाह की सीट तक पहुंच गए, जिसके चलते उन्हें अपनी सीट बदलनी पड़ी। और ये सब हुआ भारत सरकार के उन 3 विधेयकों के कारण जिनकी जद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री सभी आते हैं। इन विधेयकों को पेश करते ही इतना हंगामा मचा कि इन्हें तुरंत जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजना पड़ा। दरअसल आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए। पहला बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 जिसे विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। मौजूदा स्थिति में ये गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री को पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।
जबकि पेश किए गए विधेयकों में ये व्यवस्था अब की गई है। यदि किसी पर गंभीर आरोप हो और वो 30 दिन तक हिरासत में रहे तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री हो, उसे पद छोड़ना होगा। यही बात विपक्ष को पसंद नहीं आई। जैसे ही तीनों विधेयक पेश हुए, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सांसदों ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी और कागज के टुकड़े अमित शाह की ओर फेंके गए। हालांकि अमित शाह ने बिल पेश करते हुए कहा कि सरकार इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखती है। बावजूद इसके सदन में लगातार नारेबाजी होती रही। विपक्षी सांसद वेल में आ गए और गृह मंत्री का माइक तक तोड़ने की कोशिश की। माहौल इतना हंगामेदार हुआ कि सदन के अंदर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने हस्तक्षेप कर गृह मंत्री की ढाल बनकर उनका बचाव किया। आखिरकार किसी तरह विधेयक पेश हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाने पर तुली हुई है। उनका आरोप था कि सरकार लोकतंत्र को जीवित नहीं रहने देना चाहती। मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खोलता है, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसे संविधान के मूल अधिकारों और न्याय के खिलाफ बताया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। I oppose introduction of all these 3 bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. This bill opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. Makes this amendment excessive, unnecessary and unconstitutional. I would like to know from the Honourable Minister, what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? What is the emergent need of having such a bill? प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। मैं इस मौके पर कहता हूं, यह बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। सदस्य और उपसभापति द्वारा। वैसे इन हंगामों से अलग गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस भी हुई। वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो क्या उस समय उन्होंने भी नैतिकता का पालन किया था? इस पर अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जेल गए और जब निर्दोष साबित हुए तभी दोबारा संवैधानिक पद संभाला। This bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honourable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point? माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। वैसे इन हंगामों के बीच सरकार अपने तर्क पर कायम है। सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख को और मजबूत करेंगे। सरकार का कहना है कि अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जबकि विपक्ष का तर्क यह है कि इससे आरोपी और दोषी में फर्क मिट जाएगा और केवल आरोप लगने पर ही कुर्सी छिन जाएगी।
इन्हीं संदर्भ में इस विधेयक को 2 बड़े मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले वर्ष दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल ने लंबे समय तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में उन्हें जमानत मिलने से पहले लगभग 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा और इस दौरान उन्होंने वहीं से सरकार चलाई। उस समय यह सवाल उठा था कि क्या कोई नेता जेल में रहते हुए सरकार चला सकता है। आम आदमी पार्टी का तर्क था कि संविधान में इस पर रोक का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हाँ, राजनीतिक शुचिता और सार्वजनिक जीवन की नैतिकता जरूर चर्चा में आई थी। अंततः अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद ही इस्तीफा दिया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी राज्यों की सरकारें गिराने की साजिश कर रही है। कहा जा सकता है कि यही मामला सरकार के लिए ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ। जिस विधेयक को आज गृह मंत्री ने पेश किया है, अगर वो पहले से कानून बन चुका होता तो गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर ही अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता। केजरीवाल के अलावा दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के मामले में भी इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। There is a lot of action going on. You must have heard, I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic. And it's very unfortunate. बहुत स्वागत योग्य कदम है कि 30 दिन के अंदर उनको हटाया जाएगा। कोर्ट भेजता है जेल। सरकार जो बात कह रहा है, कोर्ट भेजता है जेल, बिल्कुल वेलकम स्टेप है। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते, वहां अब आपको हाउस ट्रेडिंग नहीं करना है। टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी का हंटर है और विपक्ष की चिल्लाहट ये है कि जब जब भ्रष्टाचार पर चोट होती है तो विपक्ष इसको अपने व्यक्तिगत के ऊपर चोट मान लेता है। विपक्ष के अंतर मन में छुपा हुआ भय का जिन्न निकल रहा है, जो इस प्रकार की चीज का वो विरोध कर रहे हैं। अब इस बिल के माध्यम से आप जो नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश करें, विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई कर उनको बदनाम करने का काम हो रहा है, उसको फुल स्टॉप यानी पूरी तरीके से एक सर्कल बना दिया है घेरने का। सरकारें आती हैं जाती हैं, जो आप मंशा से जिस मंशा से आप ला रहे हैं वो मंशा आप पर भी लागू होगी जब आप विपक्ष में जाकर बैठेंगे। हालांकि विपक्ष के भीतर कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जो ये मानती हैं कि यदि कोई व्यक्ति 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसके पास पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं बचता। इसीलिए ये कानून सही दिशा में उठाया गया अहम कदम है। Face of it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। वैसे तो राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का तकाजा यही है कि सत्ता में बैठे लोगों पर यदि कोई आरोप लगे तो उन्हें स्वयं शासन व्यवस्था से अलग हो जाना चाहिए, ताकि न्याय देने वालों पर किसी तरह का दबाव ना हो और न्याय प्रक्रिया पर सवाल भी ना उठे। लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति में ये उम्मीद करना बेमानी है।
जेल की सलाखों के पीछे से भी सरकारें चलाई जा रही हैं। हालांकि इसी देश में लाल कृष्ण आडवाणी और शरद यादव जैसे नेता भी हुए जिन्होंने आरोप लगते ही संसद की सदस्यता छोड़ दी थी और जब तक निर्दोष साबित नहीं हुए तब तक किसी संवैधानिक पद को छुआ तक नहीं। लेकिन आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जो इस नैतिक आदर्श को एक मॉडल की तरह लागू कर सके। दरअसल नैतिकता कभी डंडे या कानून से नहीं थोपी जा सकती, ये तो लोक लाज से आती है। लेकिन राजनीति के इस बदलते दौर में लोक लाज से ज्यादा सत्ता से चिपके रहना जरूरी है। सत्ता में अब बात करते हैं दिल्ली के उस हमले की जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। आज सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। यह हमलावर फरियादियों के बीच से आया और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही अटैक कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर सरेआम हमला हुआ है तो सवाल तो बनते ही हैं। सीएम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यह हमला कैसे हो गया? क्या ये किसी की साजिश थी? हमले की वजह क्या है? हमलावर का असली मकसद क्या था? बीजेपी इस घटना को राजनीतिक साजिश का एंगल दे रही है। विपक्ष महिला सुरक्षा के दावों की नाकामी बता रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमलावर इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। हमलावर का नाम राजेश खिमजी भाई सकरिया है। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस हमलावर से पूछताछ कर रही है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें राजेश खिमजी भाई सकरिया दिख रहा है। कहा जा रहा है कि हमले से पहले उसने सीएम रेखा गुप्ता के घर की रेकी की थी। कई सवाल हैं। क्या हमलावर दिल्ली सरकार से नाराज था? हमला करने से हमलावर कैसे कामयाब हो गया? क्या हमलावर का किसी पार्टी से कोई कनेक्शन है? सबसे पहले आप ये सुनिए सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा क्या। आप अंदर थे? हाँ, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ये फोटो देखिए। हाँ, यही व्यक्ति था? हाँ, यही कंडीशन में व्यक्ति था, सेम ऐसी ही शक्ल थी उसकी। हाँ, क्या किया था इसने? मैम जैसे जन सुनवाई में समाधान करती आई हैं वैसे ही समाधान कर रही थी। लोगों की समस्या को सुन रही थी। और इतने में उसने मतलब कुछ समझा नहीं, एकदम से हमला किया है व्यक्ति ने और मैम के चोट भी लगी है माथे में। कुछ कहने चांटा मारा है? हाँ, चांटा की आवाज आई थी। हम लोग थोड़ी दूरी पे थे। जैसे मैडम के पास में एक आदमी से पहले नंबर आया, उसने बीच में से निकल के मैम के एकदम से हाथ छोड़ने की कोशिश की। अच्छा, इसका नंबर आया नहीं था? नहीं आया था, एक जना उससे आगे खड़ा था। इसने आगे गया और वहाँ पर मैडम चांटा मारा? चांटा मारा मैडम। अच्छा, मैम के चांटा लगा, बाल वगैरह एकदम से मैडम गिर गई। मैम का हल्की चोट भी आई है। और सिक्योरिटी अच्छी थी, सुरक्षा अच्छी थी, तो मैम को जो सुरक्षित है, आज नहीं वो बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकता था। कुछ भी दिल्ली की सीएम पर हुए हमले का अपडेट भी आपको दे दें। थोड़ी देर पहले इस पर रेखा गुप्ता की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह हमला जनता की सेवा और भलाई पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द जनता के बीच आएंगी। ये हमले का कायराना प्रयास है। इस हमले की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। एक सवाल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो ये कि क्या सीएम को हमलावर ने थप्पड़ मारा था। हालांकि बीजेपी के नेता थप्पड़ मारने की खबर को गलत बता रहे हैं। आप सिर्फ 120 सेकंड में देखिए कैसे इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। अब वो कोना टेबल नहीं पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, जिसकी उनको शिकायत चल रही है। वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। कि जो हमला हुआ है ये कोई साधारण हमला नहीं है, ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ। ये किसी साजिश के तहत हुआ है और कहीं ना कहीं रेखा जी को डिरेल करना चाहते हैं कि वो जनता से ना मिले। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आम जनता से सीधे जुड़े, उनकी सेवाएं करें। उसके कारण से विपक्ष में कहीं फ्रस्ट्रेशन है। 100% जब जांच होगी तो वो कहने एक्टिविस्ट मिलेगा, चाहे कांग्रेस का होगा, चाहे आम आदमी पार्टी का होगा, चाहे कम्युनिस्ट होगा। अब तक जो देखा जाता था कि इतनी देर में दिल्ली पुलिस के कई होनहार अफसर
इस खबर को मीडिया में दे दिया करते थे कि फला आरोपी ने अरविंद केजरीवाल पे इसलिए हमला किया क्योंकि वो इस चीज़ के लिए उनसे नाराज था। अब ये खबर दिल्ली पुलिस द्वारा तो नहीं दी जा रही, किन कारणों से नहीं दी जा रही मुझे नहीं मालूम। तो ये छुपाने का ही काम करते हैं, वरना गुजरात का आदमी आकर के ऐसा कृत्य यहाँ क्यों करेगा। तो यह सरकार हर चीज को छुपाती है। और सत्ता में अब बात करते हैं मुस्लिम मुल्क मलेशिया के एक राज्य के नए कानून की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस कानून में तालिबानी चिंगारियां हैं, शरिया वाले शोले हैं, इस्लामिक कट्टरपंथ वाली जोरदार बहस है। सत्ता के सभी न्यूज़ मित्र बहुत ध्यान से इस खबर को देखें और जानें कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश मलेशिया में आखिर ये हो क्या रहा है। इसे सिर्फ इस सवाल से समझिए, क्या आपने कभी सुना है कि अगर कोई एक बार भी जुमे की नमाज नहीं पढ़ पाता है तो उसे अपराधी मान लिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी? मलेशिया के तेलंगाना राज्य में कुछ ऐसा ही कानून लाया जा रहा है। आसान भाषा में समझिए तो मलेशिया के तेलंगाना राज्य में कानूनी मुनादी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ कठोर शरिया कानून लागू है। ये भी कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज पढ़ो नहीं तो जेल जाओ। ये बताया जा रहा है कि बिना किसी वैध कारण नमाज छोड़ने पर 2 वर्ष की जेल होगी। यहाँ लोगों से कहा जा रहा है कि शुक्रवार को नमाज पढ़ो वरना 62,000 रुपए का जुर्माना भरो। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो तालिबान राज में ही संभव है। ऐसा तो ऐसे देश में होता है जहां की सत्ता पर कट्टरपंथी विराजमान होते हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंत्री, नेता, सभी लोगों की हिस्ट्री के हर पन्ने में कट्टरता होती है। मलेशिया के इस नए कानून के बाद भी अब ऐसी ही चर्चा हो रही है। आप सिर्फ 3 बड़ी बातों से समझिए मलेशिया के इस राज्य में जुमे की नमाज पर पहले कानून क्या था और अब ये कानून कितना कठोर हो चुका है। मलेशिया के इस राज्य में अब तक जो कानून है उसके अनुसार अगर कोई इंसान लगातार 3 शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे सजा होगी। लेकिन नए कानून के अनुसार पहली बार भी अगर कोई जुमे की नमाज नहीं पढ़ पाता है तो उसे दोषी मानकर सजा दी जाएगी। पहले मलेशिया के इस राज्य में जुमे की नमाज नहीं पढ़ने पर 6 महीने की अधिकतम सजा थी। अब 2 वर्ष तक की जेल की सजा होगी। सिर्फ जेल वाली सजा ही नहीं बल्कि जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। पहले शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ने पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 62,000 रुपए कर दिया गया है। यहाँ पर 2 बातें नोट करने वाली हैं। पहली यह है कि जुमे की नमाज नहीं पढ़ने की कोई वैध वजह होनी चाहिए, तभी सजा से बच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कानून मलेशिया के सिर्फ तेलंगाना राज्य में लागू होगा। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। नए नियम की जानकारी देने के लिए मस्जिदों में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, धार्मिक गश्ती दल बनाए जाएंगे, जनता की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि इस्लाम मलेशिया का आधिकारिक धर्म है। मलेशिया में 13 राज्य और 3 संघीय क्षेत्र हैं। तेलंगाना, जहां ये नए कानून को लागू करने की बात हो रही है, वो एकमात्र राज्य है जहां विधानसभा में कोई विपक्षी नहीं है। तेलंगाना की कुल आबादी 12 लाख है। यहाँ पैन मलेशियाई इस्लामिक पार्टी की सरकार है। 2022 के चुनाव में PAS ने सभी 32 सीटें यहाँ से जीती थी। यहाँ अधिकतर मलय मुसलमान हैं, लेकिन सवाल धर्म का नहीं है, सवाल है अधिकार का, सवाल है स्वतंत्रता का, सवाल है मानवाधिकार का। मलेशिया में इस कानून का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून की आलोचना की है। ये कहा जा रहा है कि नया कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ये भी कटाक्ष किया जा रहा है कि ऐसे में तो मलेशिया तालिबान बन जाएगा। दंडात्मक नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग भी की जा रही है। शरिया सोच वाली सरकार को ये नसीहत भी दी जा रही है कि धार्मिक भावनाएं दिल से आती हैं, डर से नहीं। आपको बता दें 2001 में पहली बार मलेशिया में इस तरह का कानून लागू हुआ था। 2016 में संशोधन कर कानून को और कठोर बनाया गया। यहाँ पर यह भी बता दें कि मलेशिया में दोहरी कानूनी व्यवस्था है। एक तरफ सिविल लॉ है और दूसरी तरफ शरिया लॉ है, जो 66% मुस्लिम आबादी पर लागू होता है, जिसे अब और भी कठोर बना दिया गया है। पूछा तो ये भी जा रहा है कि क्या मलेशिया पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है। आपको बता दें पाकिस्तान में जुमे की नमाज को लेकर कोई खास सजा नहीं है। ईश निंदा पर कठोर सजा जरूर है। वहीं सऊदी की बात करें तो यहाँ लगभग 100% नागरिक मुसलमान हैं। यहाँ शरिया कानून को सबसे ऊपर माना जाता है और धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं है। यहाँ गैर मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से पूजा की अनुमति तक नहीं है। मतलब ये कि ज्यादातर मुस्लिम बाहुल देशों में जुमे की नमाज को धार्मिक रूप से अनिवार्य माना जाता है, लेकिन इसका पालन न करने पर कानूनी सजा बहुत कम देशों में है। मलेशिया का तेलंगाना राज्य इस मामले में अब अपवाद है।
सत्ता में अब आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक नई उड़ान के बारे में बताते हैं। इसरो ने अब तक भारतीयों को गर्व करने के कई मौके दिए हैं। एक बार फिर, चाहे बात मंगल मिशन की हो या चंद्रयान 3 की, अब इसरो अपनी उपलब्धियों की इस मीनार को और ऊंचा करने जा रहा है। इसरो ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसा रॉकेट बनाने जा रहा है जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी। अनुमान है कि इसरो का ये रॉकेट कुतुब मीनार से भी करीब 2 गुना ऊंचा होगा। इसरो के इस नए रॉकेट को अभी N1 रॉकेट कहा जा रहा है। इसरो चेयरमैन ने कहा है कि हमने कई महत्वपूर्ण मिशन तय किए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण मिशन ऐसे रॉकेट का निर्माण करना भी है जो भारत की अंतरिक्ष क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। इसके लिए N1 रॉकेट बनाने का टारगेट रखा गया है, जिसकी ऊंचाई को लेकर इसरो ने अभी तक कोई साफ जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन अनुमान यह है कि 120 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है। इसरो का ये बाहुबली रॉकेट 75,000 किलोग्राम यानी 75 टन वजन के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि पृथ्वी की निचली कक्षा 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, जहां ज्यादातर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। इसरो के पास अभी GSLV Mark 3 जैसा ताकतवर लॉन्च व्हीकल है, जो 10 टन तक के पेलोड को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। लेकिन भविष्य की बड़ी योजनाओं को देखते हुए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर काम किया जा रहा है, जिससे बड़ी और भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने में आसानी होगी। साथ ही भारतीय स्पेस स्टेशन के निर्माण की दिशा में भी इस रॉकेट का निर्माण बहुत जरूरी है। इसरो ने 2035 तक 52 टन वजनी अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य रखा है। स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए भारी भरकम मॉड्यूल्स अंतरिक्ष में जाने होंगे, जिसके लिए इसरो अपने इस ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। साथ ही चंद्रमा पर इंसान भेजने और मंगल मिशन के लिए भी ये रॉकेट मददगार होगा। इसरो चीफ ने कहा है कि भारत ने जब अपना पहला रॉकेट बनाया था तो उसकी क्षमता सिर्फ 35 किलो वजन ले जाने की थी, जिसके बाद से इसरो ने इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया है। अब अगर N1 रॉकेट वाला मिशन पूरा हो जाता है तो इसरो SpaceX और नासा की रॉकेट वाली सत्ता को भी सीधे चुनौती दे सकेगा। सत्ता में अब भारतीय रेलवे के सोलर ऊर्जा वाले उस सपने की बात भी कर लें जो अब हकीकत बनने जा रहा है। वैसे रेलवे का नाम सुनते ही आपको यात्रा का ख्याल आता होगा, लेकिन रेलवे अब यात्रा से आगे बढ़कर बिजली उत्पादन की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए रेलवे ने पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाने वाला एक नया प्रयोग किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत वाराणसी के रेल कारखाने में की गई है, जहां 70 मीटर के रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे हर दिन 70 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। रेलवे के मुताबिक अगर 1 किलोमीटर में ट्रैक पर सोलर पैनल लगाया जाए तो हर दिन 880 यूनिट बिजली पैदा की जा सकती है। इस हिसाब से 1 किलोमीटर के सोलर पैनल से हर वर्ष 3.21 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हो सकता है। रेल मंत्रालय की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है।